उर्दू सफ़ा को सब्सक्राइब कीजिए और आने वाली हर नई वीडियो के लिए घंटी दबाइए। तुम इन मामलात में सख्त आदमी हो। बहरहाल $20,000 से कम बात नहीं हो सकती, रोशन ने जवाब दिया। चलो ठीक है, लेकिन शर्त वही कि मालूमात हतमी और फौरी चाहिए, और दूसरी बात यह कि इस बारे में कोई बात तुम्हारी तरफ से सामने ना आए। ब्लाशर ने कहा, तुम फिक्र ना करो, तुम मेरे असूल जानते हो। मैडम सूसन इस वक्त पेगास अड्डे में मौजूद हैं। मुझे मालूम हुआ है कि मैडम सूसन ने किसी एक्रीमियन अड्डे से किसी एशियाई को अगवा किया है और उसे इस अड्डे पर रखा हुआ है, और वो खुद भी वहाँ मौजूद है। और ये भी बता दूं कि अब मैडम सूसन सेकंड चीफ नहीं रहे, बल्कि चीफ बन चुकी हैं। रोशन ने जवाब दिया, पेगास में ये अड्डा कहाँ है, तफसील बताओ। ब्लाशर ने मैडम सूसन के चीफ बनने पर तवज्जो दिए बगैर पूछा। ये ब्लैक शैडो का सबसे ख़ास और खुफिया अड्डा है। पेगास में मिडलैंड पेंसिल फैक्ट्री है। ये अड्डा इस फैक्ट्री के नीचे तहखानों में है। रोशन ने जवाब देते हुए कहा, तुम खुद कभी इस अड्डे पर गए हो? ब्लाशर ने पूछा। नहीं, मैं कभी नहीं गया, रोशन ने जवाब दिया। ओके, तुम्हें रकम पहुंच जाएगी, शुक्रिया, ब्लाशर ने कहा और रिसीवर रख दिया। रकम ले लो, जवाना ने जेब से नोटों की गड्डी निकालते हुए कहा। अच्छा ठीक है, लेकिन ये बात तो वाकई ही कन्फर्म हो गई है कि तुम्हारा मास्टर वहाँ मौजूद है। मुझे हैरत है कि जोसेफ ने कैसे मालूम कर लिया। ब्लाशर ने गड्डी लेकर जेब में डालते हुए कहा, मैंने बताया है ना कि इसमें कुछ पूरी इसरार सलाहियतें हैं, जवाना ने कहा। तो अब तुम क्या करोगे? वो अड्डा तो जाहिर है नाकाबिले तस्खीर होगा, ब्लाशर ने कहा। इसकी फ़िक्र तुम मत करो, तुम्हारे हमारे लिए जो कुछ किया है, मैं उसके लिए तुम्हारा एहसानमंद हूँ, और कभी मौका मिला तो तुम्हारे इस एहसान का बदला ज़रूर चुकाऊँगा, जवाना ने उठते हुए कहा। अरे ये बात नहीं, लेकिन मुझे बताओ कि तुम्हारा अब क्या प्रोग्राम है? ब्लैक शैडो बेहद ताकतवर तंजीम है, तुम्हारे तसव्वुर से भी ज़्यादा ताकतवर और मजबूत, ब्लाशर ने भी कुर्सी से उठते हुए कहा। प्रोग्राम क्या होना है? हमने वहाँ फौरी रेड करना है और मास्टर को उनके कब्जे से निकालना है, और बस, जवाना ने कहा। लेकिन वहाँ तो इंतहाई सख्त हिफाजती इंतजामात होंगे, और इसके साथ साथ वहाँ मुसल्लह पहरेदार भी होंगे। तुम अकेले वहाँ क्या कर सकते हो? ब्लाशर ने तशवीश भरे लहजे में कहा। तुम इसकी फिक्र ना करो, जवाना अपने मास्टर के लिए पहाड़ से भी टकरा सकता है, जवाना ने कहा। अगर तुम कहो तो मैं तुम्हें ग्रुप हायर करा दूं, क्योंकि मैं खुद तो सामने नहीं आ सकता और अकेला मैं भी कुछ नहीं कर सकता, ब्लाशर ने कहा। नहीं, इसकी ज़रूरत नहीं है। तुमने अब तक जो कुछ किया है उसके लिए तुम्हारे मशकूर हैं। गुड बाय, जवाना ने कहा और तेज़ी से कदम बढ़ाता कमरे से बाहर आ गया। थोड़ी देर बाद वो दोनों कार में बैठे ब्लाशर की रहाइशगाह से बाहर आ चुके थे। सफदर और मिस जूलिया को तो इत्तला देना ही पड़ेगी, जोसेफ ने कहा। अरे हाँ, मुझे तो ख्याल ही नहीं आया, जवाना ने इस्बात में सर हिला दिया। फ़ोन कर लें किसी पब्लिक फ़ोन बोथ से, जोसेफ ने कहा, और जवाना ने इस्बात में सर हिला दिया। और फिर थोड़ा आगे जाने के बाद उसने एक पब्लिक फ़ोन बोथ के सामने कार रोकी और फिर कार से उतरकर तेज़ तेज़ कदम उठाता फ़ोन बोथ की तरफ बढ़ता चला गया। उसने जेब से एक सिक्का निकालकर फ़ोन पीस में डाला और फिर रिसीवर उठाकर तेज़ी से नंबर डायल करने शुरू कर दिए। यस, राब्ता कायम होते ही सफदर की आवाज़ सुनाई दी। जवाना बोल रहा हूँ, जवाना ने कहा। ओह जवाना तुम? सफदर बोल रहा हूँ, कोई ख़ास बात? सफदर ने पूछा। हाँ, हमने मास्टर को ट्रेस कर लिया है। वो बरसबिन के एक नवाही कस्बे में एक तंजीम की कैद में है। हम अब उसे छुड़वाने के लिए जा रहे थे, मगर चूंकि चीफ ने हुक्म दिया था कि ऐसी सूरत में आपको भी इत्तला की जाए, इसलिए इत्तला दे रहा हूँ, जवाना ने कहा। तुम ऐसा करो कि हमारे पास आ जाओ, ये बेहद अहम बात है और इसका फैसला भी हमें मिलकर करना होगा, वरना इमरान साहब की जान को भी खतरा लाहक हो सकता है, सफदर ने कहा। ठीक है, हम आ जाते हैं। क्या आप अभी तक इस कोठी में हैं? जवाना ने कहा। हाँ, सफदर ने कहा। ओके, जवाना ने कहा और रिसीवर हुक से लटकाकर वो बोट से बाहर आया और फिर कार में बैठ गया। क्या हुआ? जोसेफ ने कहा तो जवाना ने सफदर से हुई सारी बातचीत दोहरा दी। तो जोसेफ ने इस्बात में सर हिला दिया और फिर थोड़ी देर बाद उनकी कार इस कोठी के गेट पर पहुंच गई। जवाना ने उतरकर डोर फोन पर लगे हुए कॉल बेल के बटन को प्रेस कर दिया। कौन है? डोर फोन से सफदर की आवाज़ सुनाई दी। जवाना ने जवाब दिया। ओके, मैं फाटक खुलवाता हूँ, सफदर ने कहा और जवाना वापस आकर दोबारा ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। थोड़ी देर बाद फाटक खुला और जवाना कार अंदर ले गया। पोर्च में ही सफदर मौजूद था।
चंद लम्हों बाद वो सब एक कमरे में पहुंच गए। किस तरह इमरान साहब का इल्म हुआ तुम्हें? जूलिया ने पूछा तो जवाना ने जोसेफ समेत रोज वैली जाने से लेकर वापस ब्लास्टर के पास पहुंचने और फिर अब तक की सारी तफसीलात बता दी। हैरत अंगेज सलाहियतें हैं जोसेफ में। हम तो यहाँ इंतज़ार कर रहे थे मैकमिलन का, ताकि वो कारमन से रेस लेकर वापस आए और इमरान को ट्रेस किया जा सके। जूलिया ने हैरत भरे लहजे में कहा, तो फिर अब क्या प्रोग्राम है? क्या मैकमिलन की वापसी का इंतज़ार किया जाए? सफदर ने कहा। वो क्यों? जूलिया ने चौंकते हुए पूछा। ताकि इतला कन्फर्म हो सके, सफदर ने जवाब दिया। हाँ, ये बात तो है। बहरहाल मैकमिलन ने साइंसी तरीका इस्तेमाल करना है, जूलिया ने कहा। मिस जूलिया, आप बेशक मैकमिलन का इंतज़ार करें, हमें इजाज़त दें, हमने सिर्फ आपको इतला देनी थी, जवाना ने कतरे खुश्क लहजे में कहा। तुम दोनों वहाँ क्या करोगे? क्या इमरान वहाँ सड़क पर बैठा हुआ होगा? वो इस तंजीम की कैद में है जिसने एक्रीमिया के हाथ से उसे निकाला है। इसी बात से साबित हो जाता है कि ब्लैक शैडो किस कदर मजबूत तंजीम है, जूलिया ने कहा। यह सोचना आपका काम नहीं है मिस जूलिया, जवाना ने जवाब दिया। मेरा ख्याल है कि हमें चीफ से बात कर लेनी चाहिए। अगर चीफ इजाज़त दे दे तो हमें फिर मैकमिलन का इंतज़ार ख़त्म कर देना चाहिए, और अगर वो कहे तो फिर इसका इंतज़ार किया जाएगा, कैप्टन शकील ने कहा। तो जूलिया ने अस्बात में सर हिला दिया और सामने रखे हुए फ़ोन का रिसीवर उठाकर उसने पहले लाउडर का बटन ऑन किया और फिर नंबर प्रेस करने शुरू कर दिए। एक्सटिव। राब्ता कायम होते ही एक्सटिव की मखसूस आवाज़ सुनाई दी। जूलिया बोल रही हूँ चीफ, जूलिया ने मौतबाना लहजे में कहा। यस, क्या रिपोर्ट है? एक्सटिव ने अपने मखसूस सर्द लहजे में पूछा तो जूलिया ने पूरी तफसील बता दी। मैं तुम्हें ट्रांसमीटर कॉल करने ही वाला था। अभी अभी मुझे इतला मिली है कि मैकमिलन को कारमन में अगवा कर लिया गया है और उसे अगवा करने वाले एक्रीमियन एजेंट है जिनका ताल्लुक मैडम डेसी से है। इसका मतलब है कि मैडम डेसी को किसी तरह ये मालूम हो गया है कि मैकमिलन किस तरह इमरान को ट्रेस करना चाहता है, और अब वो खुद मैकमिलन के ज़रिए इमरान को ट्रेस करके अपने कब्जे में करने की कोशिश करेगी। जोसेफ की इतला दुरुस्त है, क्योंकि तुम्हारी रिपोर्ट के मुताबिक ब्लाशर ने जिस आदमी से सूसन के बारे में मालूमात हासिल की हैं, इसने भी इमरान की वहाँ मौजूदगी का इकरार किया है। इसलिए तुम अब मैकमिलन के ट्रेस करने से पहले इमरान को वहाँ से निकालो। इस तरह इमरान रेस के असरात से भी बच जाएगा और एक्रीमियन एजेंटों के हाथ भी नहीं लगेगा, चीफ ने हदायत देते हुए कहा। क्या मैकमिलन को बरामद नहीं किया जा सकता या इस सेंटर को कवर नहीं किया जा सकता जिसके ज़रिए इमरान को उसने ट्रेस करना है? क्योंकि हो सकता है कि इमरान की बरामदगी में कुछ वक्त लग जाए और वो इस दौरान इस पर रेस फायर कर दें, जूलिया ने कहा। इस सेंटर के बारे में सिर्फ मैकमिलन को ही इल्म है, वही इसका इंचार्ज है, और मैकमिलन की बरामदगी फौरी तौर पर मुमकिन नहीं है, चीफ ने कहा। यस चीफ, जूलिया ने जवाब दिया। ब्लैक शैडो के अड्डे पर रेड करने के लिए तुम्हें मखसूस असला भी चाहिए होगा और इसके बारे में तफसीलात भी। एक फ़ोन नंबर नोट करो, चीफ ने कहा, और उसके साथ ही उसने एक फ़ोन नंबर बता दिया। ये बर्सपेन में स्प्रिंग बोर्ड ट्रेडिंग कॉरपोरेशन का नंबर है। वहाँ असिस्टेंट मैनेजर है लूरा स्ट्रिंग। तुमने उससे बात करनी है और मेरा हवाला देना है। वो इस सिलसिले में तुम्हारी मुकम्मल रहनुमाई करेगी। तुमने 5 मिनट बाद उसे फ़ोन करना है। मैं इस दौरान उसे बराह रास्त हदायत दे देता हूँ, चीफ ने कहा, और उसके साथ ही राब्ता ख़त्म हो गया और जूलिया ने एक तवील सांस लेते हुए रिसीवर रख दिया। अच्छा हुआ कि चीफ से बात हो गई, जूलिया ने कहा, और सब साथियों ने अस्बात में सर हिला दिए। फिर 5 मिनट बाद जूलिया ने रिसीवर उठाया और लाउडर का बटन प्रेस करके चीफ का बताया हुआ नंबर प्रेस करना शुरू कर दिया। स्प्रिंग बोर्ड ट्रेडिंग कॉरपोरेशन। राब्ता ख़त्म होते ही एक नुस्वानी आवाज़ सुनाई दी। असिस्टेंट मैनेजर लॉरा स्ट्रिंग से बात कराएं, मेरा नाम जूलिया है, जूलिया ने कहा। होल्ड ऑन करें, दूसरी तरफ से कहा गया। हेलो, लॉरा स्ट्रिंग बोल रही हूँ, चंद लम्हों बाद एक नुस्वानी आवाज़ सुनाई दी। मैं जूलिया बोल रही हूँ, आपको चीफ ने फ़ोन किया होगा, जूलिया ने कहा। ओह यस, आप ऐसा करें कि अपने साथियों समेत वेस्टर्न रोड पर वाक़िया लॉस्ट हेवन होटल में पहुँच जाएं, स्पेशल रूम नंबर 12। आपने वहाँ काउंटर पर सिर्फ मेरा नाम बताना है, आपको वहाँ पहुँचा दिया जाएगा। बाकी बातें वहीं होंगी। और मिस जूलिया, आपको ये बात कहनी तो नहीं चाहिए, लेकिन कहना ज़रूरी समझती हूँ कि निगरानी की तरफ से मोहतात रहें, क्योंकि मैं किसी की नज़रों में नहीं आना चाहती, लॉरा स्ट्रॉन्ग ने कहा। आप फिक्र ना करें, हम पूरी तरह मोहतात रहेंगे, जूलिया ने मुस्कुराते हुए कहा और रिसीवर रखकर उठ खड़ी हुई। इन निगरानी करने वालों का क्या करें?
क्या उन्हें ख़त्म कर दे? सफदर ने भी उठते हुए कहा। ओह, तो क्या यहाँ निगरानी हो रही है? जवाना ने भी उठते हुए चौंक कर पूछा। हाँ मैडम, डीसी के आदमी मौजूद हैं। मैंने उन्हें चेक कर लिया था, लेकिन हम उन्हें इस वक्त तक छेड़ना नहीं चाहते थे जब तक मैकमिलन से राब्ता ना हो जाए, जूलिया ने जवाब देते हुए कहा। तो फिर अब? जवाना ने कहा। तुम फिक्र मत करो, साथ वाली कोठी खाली है, मैंने उसका दरवाज़ा खोल रखा है, हम इत्मीनान से निकल जाएंगे, जूलिया ने कहा। लेकिन मिस जूलिया, कारें तो हमें यहीं छोड़ना पड़ेंगी, सफदर ने कहा। इससे क्या फ़र्क पड़ता है? लॉरा स्ट्रॉन्ग जहां असला मुहैया करेगी वहां कारें भी मुहैया कर देगी, और फिर ये ज़रूरी भी है ताकि इन कारों की वजह से हमें शनाख्त न कर लिया जाए, जूलिया ने कहा, और सब ने इस बात में सर हिला दिए। टेलीफोन की घंटी बजते ही कुर्सी पर बैठी हुई सूसन ने हाथ बढ़ाकर रिसीवर उठाया। यस, सूसन ने तेज लहजे में कहा। मार्क बोल रहा हूँ मैडम। दूसरी तरफ से एक मौतबाना आवाज़ सुनाई दी। मार्क, तुम? क्या बात है, कैसे कॉल की? सूसन ने चौंकते हुए पूछा। मैडम, रॉसन ने वीआईपी के ब्लाशर को आपके बारे में मालूमात भारी कीमत पर फरोख्त की हैं, मार्क ने कहा तो सूसन उछलकर सीधी हो गई। क्या कह रही हो? रॉसन अपनी ही तंजीम के बारे में कैसे मालूमात फरोख्त कर सकता है? सूसन ने चीखते हुए लहजे में कहा। ऐसा हुआ है मैडम, रॉसन को होटल में फ़ोन आया तो वो बात करने की बजाय इस फ़ोन को छोड़कर अपने ख़ास अड्डे पर चला गया। मुझे इत्तला मिली तो मैं समझ गया कि वो किसी पार्टी से बात करने गया है, क्योंकि वो अपने मखसूस अड्डे को हमेशा पार्टी से बात करने के लिए इस्तेमाल करता है। मुझे बताया गया कि ब्लाशर का फ़ोन था, और आप जानती हैं कि ब्लाशर का ताल्लुक वीआईपी से है, इसलिए मैं चौंका। मैंने वहाँ चेकिंग की तो ब्लाशर और रॉसन के दरमियान होने वाली गुफ्तगू सामने आ गई, और ये आपके मुतल्लिक है, इसलिए मैंने आपको कॉल की है, मार्क ने तफसील बताते हुए कहा। क्या बात हुई है? सूसन ने होंठ भींचते हुए लहजे में पूछा। मैंने आपके लिए खसूसी तौर पर टेप कराई है, वो मैं आपको सुनवा देता हूँ, मार्क ने कहा। सुनवाओ, सूसन ने कहा तो चंद लम्हों के वक्फे के बाद ब्लाशर और रॉसन के दरमियान गुफ्तगू शुरू हो गई। पहले तो उनके दरमियान रकम तय होती रही, फिर असल बात सामने आई। सूसन के चेहरे का रंग बदलता जा रहा था। आपने टेप सुन लिया मैडम, मार्क ने कहा। तुमने बहुत बड़ा कारनामा सर अंजाम दिया है मार्क, तुम फौरी तौर पर रॉसन को हलाक करो और इसके सेक्शन का चार्ज तुम खुद संभालो। इसके साथ ही ब्लाशर को पकड़कर उसे मालूम करो कि उसने किसके लिए ये मालूमात हासिल की हैं, और फिर मुझे स्पेशल ट्रांसमीटर पर कॉल करो, क्योंकि मैं फौरी तौर पर यह अड्डा सील करके दूसरी जगह शिफ्ट हो रही हूँ, सूसन ने तेज लहजे में कहा। यस मैडम, मार्क ने जवाब दिया, और सूसन ने जल्दी से रिसीवर रखा और फिर मेज़ पर पड़े हुए इंटरकॉम का रिसीवर उठाकर उसने 2 नंबर प्रेस कर दिए। यस, एक मर्दाना आवाज़ दूसरी तरफ से सुनाई दी। डेविड, हमारा ये अड्डा मुखालिफ तंजीम की नज़रों में आ गया है। तुम ऐसा करो कि इमरान को बेहोश करके फौरी तौर पर यहाँ से निकाल कर एजेंट बार्की वाले अड्डे पर पहुँचा दो, और उसके साथ ही इस अड्डे से तमाम लोगों को भी वापस भिजवा दो, और अड्डे को मुकम्मल तौर पर सील करके बैरूनी तरफ आदमियों को फैला दो। फिर जो भी इस अड्डे पर रेड करे उन सबको गोली मारकर हलाक कर दो, सूसन ने तेज़ लहजे में कहा। यस मैडम, आपके हुक्म की तामील होगी, डेविड ने जवाब दिया। मैं भी एजेंट बार्की वाले अड्डे पर पहुंच रही हूं, तुम फौरी तौर पर इमरान को यहां से निकाल कर वहां शिफ्ट करो, फौरी, लेकिन पहले उसे बेहोश कर देना, सूसन ने कहा। यस मैडम, डेविड ने कहा तो सूसन ने रिसीवर रखा और कुर्सी से उठकर तेज़ तेज़ कदम उठाती बैरूनी दरवाजे की तरफ बढ़ती चली गई। थोड़ी देर बाद उसकी कार तेज़ी से पेकास कस्बे से निकलकर बर्सबेन के एक और नवाही इलाके एजेंट बार्गी की तरफ उड़ी चली जा रही थी। तकरीबन 1 घंटे की तेज़ और मुसलसल ड्राइविंग के बाद वो एजेंट बार्गी के इलाके में अपने दूसरे इंतहाई मजबूत ज़ेर ज़मीन अड्डे पर पहुंच गई। यहाँ मौजूद अपने ख़ास कमरे पर पहुंचते ही उसने सबसे पहले मेज़ पर रखे हुए इंटरकॉम का रिसीवर उठाया और तेज़ी से नंबर प्रेस कर दिए। यस, स्टॉक अटेंडिंग, एक मर्दाना आवाज़ सुनाई दी। सूसन बोल रही हूँ, सूसन ने तेज़ और तहमकाना लहजे में कहा। यस मैडम, आपकी आमद की इत्तला मुझे मिल चुकी है, स्टॉक ने जवाब दिया। पेगास अड्डे से डेविड ने पाकिस्तानी इमरान को यहाँ शिफ्ट करना था, वो पहुँच गया है, सूसन ने पूछा। यस मैडम, वो हेलीकॉप्टर पर यहाँ लाया गया है और इस वक्त वो 0 रूम में बेहोश पड़ा हुआ है, स्टॉक ने जवाब देते हुए कहा। डेविड कहाँ है? सूसन ने पूछा।
वो वापस चला गया है। इस हेलीकॉप्टर पर जिस पर पाकिस्तानी इमरान को लाया गया था, इसने आपकी आमद की इत्तला दी थी। स्टॉक ने जवाब दिया, इस इमरान का ख्याल रखना, उससे कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। उसकी टांगें मफलूज हैं, इसलिए ये व्हील चेयर पर ही रहेगा। अलबत्ता तुम उसे स्ट्रॉन्ग पोर्शन में पहुंचा दो और फिर उससे होश में ले आओ, लेकिन उसके होश में आने से पहले तुमने बाहर आ जाना है और फिर स्ट्रॉन्ग पोर्शन को मुकम्मल तौर पर सील कर देना है। सूसन ने कहा। यस मैडम, दूसरी तरफ से कहा गया और सूसन ने रिसीवर रखा और फिर उठकर दीवार में मौजूद एक अलमारी के पट खोलकर उसके अंदर मौजूद ट्रांसमीटर निकालकर मेज़ पर रखा और इस पर फ्रीक्वेंसी एडजस्ट करना शुरू कर दी। हेलो हेलो, सूसन कॉलिंग, ओवर। सूसन ने बार बार कॉल देते हुए कहा। मार्क बोल रहा हूँ मैडम, ओवर। चंद लम्हों बाद ट्रांसमीटर से मार्क की आवाज़ सुनाई दी। क्या रहा इस रोशन और ब्लॉशर का, ओवर। मैडम ने पूछा। रोशन को आपके हुक्म के मुताबिक हलाक कर दिया गया है और इसके सेक्शन का चार्ज मैंने संभाल लिया है। ब्लॉशर को फौरी तौर पर इसकी रहाइशगाह से अगवा किया गया है। उसने बताया कि पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद, जिसमें उसका कोई दोस्त जवाना भी है, बर्सबेन में मौजूद है और जवाना के कहने पर उसने रोशन से मालूमात ख़रीदी थी। ये सब अपने साथी इमरान को हासिल करने के लिए काम कर रहे हैं, ओवर। मार्क ने जवाब देते हुए कहा। पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस के लोग, ओह वेरी बैड। इनका खात्मा तो ज़रूरी होना चाहिए, लेकिन उन्हें ये कैसे मालूम हुआ कि इमरान हमारे पास है और पैगास वाले अड्डे पर मौजूद है, ओवर। सूसन ने कहा। उसने बताया है कि सीक्रेट सर्विस के साथ कोई अफ्रीकी जोसेफ नामी आदमी है। उसके पास पुरअसरार सलाहियतें हैं। उसने ये खोज लगाया है कि इमरान ब्लैक शैडो के कब्जे में है और ब्लैक शैडो के चीफ की सूरत में आपका नाम इसने लिया। इस पर ब्लॉशर ने रोशन को फ़ोन करके उससे मालूमात ख़रीदी, ओवर। मार्क ने तफसील बताते हुए कहा। बकवास है, ये पुरअसरार सलाहियतें क्या होती हैं? इस साइंसी दौर में ऐसी बातें करना ही हमाकत है। बहरहाल, तुमने इन सीक्रेट सर्विस वालों का क्या किया है, ओवर। सूसन ने पूछा। ब्लॉशर को उनकी रहाइशगाह का इल्म था और मैंने अपने आदमी वहां चेकिंग के लिए भेजे और अभी अभी मुझे एक हैरत अंगेज़ इत्तला मिली है। मैं आपसे इस बारे में बात भी करना चाहता था, ओवर। मार्क ने कहा। कैसी इत्तला? सूसन ने चौंक कर पूछा। इस कोठी की मुकम्मल निगरानी हो रही है और निगरानी करने वाले मैडम डेसी के ग्रुप के आदमी हैं, ओवर। मार्क ने जवाब दिया। ओहो, इसका मतलब है ये मैडम डेसी भी हमारे पीछे है और इन लोगों की निगरानी करके हम तक पहुंचना चाहती है। तुम ऐसा करो कि इन निगरानी करने वालों के लीडर को अगवा कर लो और बाकी सबका खात्मा कर दो और फिर इस कोठी को भी मिसाइलों से उड़ा दो। इस लीडर से मैडम डेसी के बारे में तफसीलात हासिल करो और फिर वो जहाँ भी हो मुझे इत्तला करो, ओवर। सूसन ने कहा। यस मैडम, ओवर। मार्क ने जवाब दिया तो सूसन ने ओवर एंड ऑल कहकर ट्रांसमीटर ओवर कर दिया और फिर इस पर अपनी मखसूस फ्रिक्वेंसी एडजस्ट कर दी ताकि जब मार्क कॉल करे तो इसकी कॉल अटेंड कर सके। चंद लम्हों तक वो खामोश बैठी रही, फिर उसने हाथ बढ़ाकर फ़ोन का रिसीवर उठाया और तेज़ी से नंबर प्रेस करने शुरू कर दिए। यस। राब्ता कायम होते ही एक मर्दाना आवाज़ सुनाई दी। सूसन बोल रही हूँ, चीफ ऑफ ब्लैक शैडो, डॉक्टर क्लेमेंट से बात कराओ। सूसन ने तहमकाना लहजे में कहा। यस मैडम। दूसरी तरफ से मौतबाना लहजे में जवाब दिया गया। हेलो डॉक्टर क्लेमेंट बोल रहा हूँ। चंद लम्हों बाद दूसरी आवाज़ सुनाई दी। आवाज़ से ही लग रहा था कि बोलने वाला बूढ़ा आदमी है। सूसन बोल रही हूँ डॉक्टर, फार्मूले पर काम शुरू कर दिया गया है या नहीं? सूसन ने नरम लहजे में कहा। मैडम, अभी थोड़ी देर पहले तवील और खुरो खौस के बाद ये नतीजा निकाला गया है कि ये फार्मूला अमली तौर पर नाकाबिले अमल है, डॉक्टर क्लेमेंट ने कहा। तो मैडम सूसन बेइख्तियार उछल पड़ी। क्या मतलब? ये आप क्या कह रहे हैं? इसमें जो साइंसी उलझन थी वो तो पाकिस्तान के अली इमरान ने दूर कर दी थी। फिर सूसन ने तेज़ लहजे में कहा। जी हाँ, बज़ाहिर तो ऐसा ही लगता है और हम भी मुतमईन हो गए थे, लेकिन जब इसका गहराई में तज्ज़िया किया गया तो पता चला कि साइंसी उलझन दूर करने की बजाय मज़ीद बढ़ गई है। या तो इस साइंसदान इमरान को इसकी हकीकतन समझ नहीं आई या फिर उसने जानबूझकर इसमें गड़बड़ कर दी है। बहरहाल मौजूदा सूरत में फार्मूला नाकाबिले अमल है, डॉक्टर क्लेमेंट ने जवाब देते हुए कहा। कि आपने खुद इस इमरान से इस बारे में डिस्कस करना चाहते हैं ताकि हतमी तौर पर यह बात तय हो सके? क्या इमरान ने जानबूझकर ये गड़बड़ की हुई है या वो वाकई इस बारे में कुछ नहीं जानता? मैडम सूसन ने कहा। हाँ, अगर ऐसा हो जाए तो बेहतर है।
इस तरह मैं किसी नतीजे पर पहुंच सकता हूं। डॉक्टर क्लेमेंट ने जवाब देते हुए कहा, आपको लेबॉर्ट्री से मेरे एजेंट पार्की वाले अड्डे पर आना पड़ेगा। मैडम सुसन ने कहा, नहीं मैडम, आपको तो मालूम है मैं मखसूस टेम्परेचर से बाहर नहीं आ सकता वरना हलाक हो जाऊंगा, इसलिए आपको इस इमरान को यहाँ मेरे पास भेजना पड़ेगा। डॉक्टर क्लेमेंट ने कहा, ओह हाँ, मुझे तो इसका ख्याल ना रहा था। आपको डिस्कशन में कितनी देर लगेगी? मैडम सुसन ने कहा, मैं क्या कह सकता हूँ मैडम, चंद मिनट भी लग सकते हैं और कई घंटे भी। डॉक्टर क्लेमेंट ने जवाब दिया, ठीक है, मैं इमरान को आपकी लेबॉर्ट्री तक पहुंचाने के इंतजामात करती हूँ। मैडम सुसन ने कहा और कॉरिडोर दबाकर इसने एक बार फिर तेज़ी से नंबर प्रेस करने शुरू कर दिए। यस, एक भारी सी मर्दाना आवाज़ सुनाई दी। डेविड, मैं सुसन बोल रही हूँ। मैडम ने कहा, यस मैडम, आपके अहकामात की तकमील कर दी गई है। पेगास अड्डे को सील कर दिया गया है और बाहर हमारे आदमी पूरी तरह चौकन्ना हालत में हैं। डेविड ने खुद ही रिपोर्ट देते हुए कहा, वो तो ठीक है, लेकिन अब एक और मसला सामने आ गया है, उसका क्या हल किया जाए? मैडम ने कहा, क्या मसला मैडम? डेविड ने हैरान होते हुए कहा, मेरी अभी डॉक्टर क्लेमेंट से बात हुई है। फार्मूले में साइंसी गड़बड़ है जिसके लिए इमरान को लेबॉर्ट्री पहुंचाना ज़रूरी है ताकि डॉक्टर क्लेमेंट इससे डिस्कस कर सके। डॉक्टर क्लेमेंट लेबॉर्ट्री से बाहर नहीं आ सकता क्योंकि उससे जो बीमारी लाहक है उसके लिए उसका मखसूस टेम्परेचर में रहना लाजमी है, वरना वो हलाक हो जाएगा। लेकिन तुम्हें तो मालूम है कि लेबॉर्ट्री पेगास अड्डे के नीचे है। हो सकता है कि पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस और मैडम डेसी वहाँ हमला करें। इस सूरत में इमरान की वहाँ मौजूदगी नुकसानदेह भी हो सकती है। मैडम ने कहा, मैडम आप कतई फिक्र मत करें, क्रीमिया की पूरी फौज भी अगर हमारे इस अड्डे पर हमला कर दे तब भी वो उससे ना तबाह कर सकते हैं और ना इसके अंदर दाखिल हो सकते हैं। आप बेफिक्र होकर इमरान को यहाँ भेज दें, मैं उसे लेबॉर्ट्री में भिजवा दूंगा। डेविड ने जवाब देते हुए कहा, मैं इमरान के साथ ही वहाँ आ जाती हूँ, फिर जो होगा देखा जाएगा। मैडम ने कहा, आप बेफिक्र रहें मैडम, सब ठीक हो जाएगा। डेविड ने कहा तो मैडम ने एक तवील सांस लेते हुए रिसीवर रख दिया, लेकिन उसके चेहरे पर उलझन के तासुरात बहरहाल नुमायां थे। लॉस्ट हेवन होटल के स्पेशल नंबर 12 में जूलिया अपने साथियों समेत मौजूद थी। उन्हें यहाँ पहुँचे हुए 10 मिनट गुजर गए थे, लेकिन अभी तक लॉरा स्ट्रॉन्ग ना आई थी। अच्छी बात है कि मेहमान मौजूद हैं और मेज़बान गायब हैं, सफ्दर ने मुस्कुराते हुए कहा। लेकिन इससे पहले कि कोई इस बात का जवाब देता, दरवाज़ा खुला और एक अधीर उम्र औरत अंदर दाखिल हुई। मेरा नाम लॉरा स्ट्रॉन्ग है, मैं माजरत ख्वाह हूँ कि आपको इंतज़ार करना पड़ा। आने वाली औरत ने आगे बढ़ते हुए कहा तो सब उसके इस्तकबाल के लिए उठ खड़े हुए। ऐसी कोई बात नहीं, बहरहाल इसकी भी कोई ना कोई वजह होगी। मेरा नाम जूलियाना है, जूलिया ने मुस्कुराते हुए कहा और उसके साथ ही उसने अपने साथियों का भी तारुफ कराया। तशरीफ़ रखें, मुझे बताएं कि आप क्या पीना पसंद फरमाएंगे। लॉरा ने एक कुर्सी पर बैठते हुए कहा, पीने पिलाने की बात रहने दें, हमने तेज़ रफ्तारी में काम करना है, हमारा एक एक कीमती लम्हा कीमती है। जूलिया ने इस बार इंतहाई संजीदा लहजे में कहा, मुझे देर इसलिए हो गई थी कि मैंने ब्लैक शैडो के पेगास अड्डे में मौजूद अपने एक ख़ास आदमी से रब्ता करना था ताकि वहाँ की मौजूदा सूरत हाल मालूम करके उसके मुताबिक आपके लिए इंतज़ामात कर सकूँ। और मुझे रिपोर्ट मिली है, उसके मुताबिक मैडम सुसन को इस बात की इत्तला मिल चुकी है कि आपने इस अड्डे को ट्रेस कर लिया है। इसके आदमियों ने ब्लाशर को भी अगवा कर लिया है और अपने आदमी रोशन को भी हलाक कर दिया है, जिससे ब्लाशर ने मालूमात ख़रीदी थी। और इसके साथ साथ अहम बात यह है कि अब इमरान इस अड्डे पर मौजूद नहीं है और ना ही सुसन वहाँ मौजूद है। इस अड्डे को सील कर दिया गया है और बाहर इन्होंने मुसल्ला मुहाफिज बिठा दिए हैं। लॉरा ने कहा तो जूलिया, सफ्दर और जोसेफ के चेहरों पर हैरत के तासुरात फैलते चले गए, जबकि कैप्टन शकील की आंखों में हैरत की झलकियां नुमायां थी। जवाना के होंठ भींच गए थे और उसके चेहरे पर गुस्से के तासुरात उभर आए थे। शायद ब्लाशर के बारे में सुनकर उसकी ये हालत हुई थी, लेकिन वो खामोश रहा था। इस अड्डे के इंचार्ज डेविड ने इमरान को हेलीकॉप्टर में बेहोशी के आलम में सवार करके किसी और अड्डे में भिजवा दिया है और ये मालूम नहीं हो सका कि वो अब कहाँ है। अब आप अगर इस अड्डे में रेड करना चाहें तो मैंने बहरहाल चीफ के हुक्म के मुताबिक तमाम इंतजामात कर लिए हैं। लॉरा ने कहा, क्या डेविड इस अड्डे पर मौजूद है? जूलिया ने कहा, हाँ, लेकिन अड्डा चूँकि सील्ड हो चुका है इसलिए आप लोग अंदर किसी सूरत दाखिल नहीं हो सकते। अलबत्ता बाहर मौजूद अफराद का खात्मा करके इस पर बैरूनी कब्जा किया जा सकता है और ना ही इस अड्डे को तबाह किया जा सकता है। लॉरा ने जवाब दिया।
तो फिर वहाँ जाकर हम क्या करेंगे? मिस जूलिया का मकसद तो ये था कि डेविड हाथ लग जाए तो इससे मालूम किया जा सकता है कि इसने इमरान साहब को कहाँ भिजवाया है। सफदर ने कहा, जी हाँ, मैं मिस जूलिया की बात समझ गई थी, लेकिन जो हकीकत है वो मैंने बता दी है। अब आप जैसे हुक्म करें, मेरा काम बहरहाल आपके हुक्म की तामील करना है, लौरा ने जवाब देते हुए कहा। लेकिन अगर हम वहाँ ना जाएं तो फिर इमरान साहब को कहाँ ट्रेस करें? आप इस सिलसिले में काम नहीं कर सकती। ब्लैक शैडो के किसी अहम आदमी से बहरहाल मालूमात मिल सकती हैं, जूलिया ने कहा। मैंने अपने ख़ास आदमियों को कह दिया है कि अगर कोई इत्तला मिल जाए तो पता लग जाएगा। ब्लैक शैडो ने इंतहाई ताकतवर और बाविसाइल तंजीम है, वहाँ से सुराग लगाना काफ़ी मुश्किल है, लौरा ने कहा। लेकिन इससे पहले कि मज़ीद कोई बात होती तो अचानक कमरे में सीटी की हल्की सी आवाज़ सुनाई दी। वो सब चौंक पड़े। ये आवाज़ लौरा के कोट की जेब से आ रही थी। उसने सिगरेट के ऊपर बाकायदा लेडीज़ कोट पहना हुआ था। लौरा ने जल्दी से जेब में हाथ डाला और जब उसका हाथ बाहर आया तो उसके हाथ में एक छोटा सा जदीद साख्त का ट्रांसमीटर मौजूद था। उसने उसका बटन ऑन किया तो सीटी की आवाज़ निकलना बंद हो गई। कॉलिंग लेडी 1 ओवर। ट्रांसमीटर से एक मर्दाना आवाज़ सुनाई दी। यस लेडी 1 अटेंडिंग यू ओवर। लौरा ने आवाज़ और लहजा बदल कर बात करते हुए कहा, लेडी साहिबा, आपका माल आरपी स्टोर में पहुंचा दिया गया है। ओवर। दूसरी तरफ से कहा गया। ओह, क्या ये बात हतमी है? ओवर। लौरा ने कहा, यस लेडी साहिबा, वरना जाहिर है कि आपको रिपोर्ट नहीं दे सकता था। ओवर। दूसरी तरफ से कहा गया, क्या चीफ मैनेजर भी वहाँ मौजूद हैं या सिर्फ स्टोर कीपर और मातहत अमला है वहाँ? ओवर। लौरा ने कहा, चीफ मैनेजर मौजूद हैं। ओवर। दूसरी तरफ से कहा गया, ओके थैंक यू। ओवर एंड ऑल। लौरा ने कहा और ट्रांसमीटर ऑफ कर दिया। इमरान साहब ब्लैक शैडो के एजेंट बारकी वाले अड्डे में हैं और सुसन भी वहाँ मौजूद है। लौरा ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, कुछ पता तो चला? जूलिया ने इत्मीनान भरे लहजे में कहा, इस अड्डे के बारे में तफसीलात मिल सकती हैं? सफदर ने कहा, हाँ मैं मालूम करती हूँ। लौरा ने कहा और हाथ में पकड़े हुए ट्रांसमीटर पर उसने फ्रीक्वेंसी एडजस्ट करना शुरू कर दी। फ्रीक्वेंसी एडजस्ट करके उसने बटन ऑन किया और कॉल देना शुरू कर दी। लेडी 1 कॉलिंग। ओवर। लौरा बार बार कॉल दे रही थी। ऐसे अटेंडिंग। ओवर। चंद लम्हों बाद ट्रांसमीटर से एक मौतबाना आवाज़ सुनाई दी। BS के आरपी स्टोर के बारे में ताज़ा तरीन तफसीली मालूमात और अगर हो सके तो उसका नक्शा चाहिए, या तुम्हारे पास मौजूद है? ओवर। लौरा ने कहा, नक्शा तो स्टोर में मौजूद है लेडी साहिबा, लेकिन ताज़ा तरीन मालूमात हासिल करना पड़ेंगी। ओवर। दूसरी तरफ से कहा गया, कितनी देर लगेगी तुम्हें? ओवर। लौरा ने कहा, सिर्फ आधा घंटा, वहाँ मेरा आदमी काम करता है। ओवर। दूसरी तरफ से कहा गया, ये नक्शा फौरी तौर पर पॉइंट स्पेशल पर भिजवा दो, मैं वहीं मौजूद हूँ और मालूमात ट्रांसमीटर पर दो, लेकिन मालूमात हतमी और जल्द अज जल्द मिलनी चाहिए। ओवर। लौरा ने कहा, यस लेडी साहिबा। ओवर। दूसरी तरफ से कहा गया और लौरा ने ओवर एंड ऑल कहकर ट्रांसमीटर को ऑफ कर दिया। काम हो रहा है, लौरा ने मुस्कुराते हुए कहा और सब ने असबात में सर हिला दिए। आप मालूमात फ़रोख्त करती हैं यहाँ? जूलिया ने चंद लम्हे खामोश रहने के बाद कहा, नहीं, मेरी छोटी सी सुराग रिसा एजेंसी है, स्ट्रॉन्ग के नाम पर। मेरा मरहूम खामन उसका चीफ था, वो एक हादसे में हलाक हो गया तो मैंने उसका चार्ज संभाल लिया। लौरा ने जवाब दिया। चीफ से आपका राब्ता कैसे हुआ? जूलिया ने तजस्सुस भरे लहजे में कहा, इमरान साहब ने एक बार बर्सबिन में काम किया था, काफ़ी तवील अरसा पहले की बात है, और किसी टिप की बिना पर उन्होंने मेरे खामद की मदद हासिल की थी। फिर उनके साथ हमारे ऐसे ताल्लुकात हो गए जैसे वो हमारे ख़ानदान के फ़र्द हों। उन्होंने हमारा राब्ता पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस के चीफ से कराया था। लौरा ने जवाब देते हुए कहा, और फिर इससे पहले कि मज़ीद कोई बात होती, दरवाजे पर दस्तक की आवाज़ सुनाई थी और फिर दरवाज़ा खुल गया। एक नौजवान अंदर दाखिल हुआ। इसने एक सरसरी नज़र सब पर डाली और फिर लौरा को सलाम करके उसने जेब में से एक लिफाफा निकाल कर बड़े मौतबाना अंदाज में लौरा की तरफ बढ़ाया। ठीक है, जाओ। लौरा ने लिफाफा उसके हाथ से लेते हुए सर्द लहजे में कहा तो नौजवान सलाम करके मुड़ा और दरवाज़ा खोलकर बाहर चला गया। उसके बाहर जाते ही दरवाज़ा खुद ब खुद बंद हो गया। लौरा ने लिफाफे में मौजूद तयशुदा कागज़ बाहर निकाला और फिर उसे फैलाकर मेज़ पर रख दिया। जूलिया, सफदर और कैप्टन शकील तीनों उस पर झुक गए। ये तो खासा तफसीली नक्शा है, सफदर ने कहा।
हाँ, लॉरा ने जवाब दिया और फिर थोड़ी सी डिस्कशन के बाद उन्होंने नक्शे को अच्छी तरह जांच लिया। इस लम्हे मेज़ पर पड़े हुए ट्रांसमीटर से सीटी की आवाज़ सुनाई दी तो लॉरा ने हाथ बढ़ाकर ट्रांसमीटर उठाया और उसका बटन ऑन कर दिया। एस से कॉलिंग ओवर, ट्रांसमीटर से आवाज़ सुनाई दी। यस लेडी वन अटेंडिंग यू ओवर, लॉरा ने आवाज़ और लहजा बदल कर बात करते हुए कहा। नक्शा आपके पास पहुंच चुका होगा। वहां चीफ मैनेजर के साथ एक एशियाई भी मौजूद है जो बेहोश है। इसके अलावा 20 मुसल्ला अफराद हैं। ओवर, दूसरी तरफ से कहा गया। स्टॉक चेकिंग कैसे हो सकती है? ओवर, लॉरा ने पूछा। कंप्यूटर फीडिंग के जरिए लेडी साहिबा। ओवर, दूसरी तरफ से जवाब दिया। ओके थैंक यू ओवर एंड ऑल, लॉरा ने जवाब दिया और ट्रांसमीटर ऑफ करके एक तरफ रखकर वो नक्शे पर झुक गई। ये देखिए, ये है अड्डे में जाने के लिए ताज़ा हवा का रास्ता। इसके ज़रिए बेहोश करने वाली गैस अंदर फायर की जा सकती है और फिर इस अड्डे पर आसानी से कब्जा किया जा सकता है। लॉरा ने कहा। क्या आपके आदमी ने आपको ये बताया है? जूलिया ने हैरान होते हुए कहा। हाँ, ये हमारे खसूसी कोड है। स्टॉक चेकिंग का मतलब है कि पहले अंदर मौजूद लोगों को बेहोश करना मकसूद है। चनाचा, उसने कंप्यूटर का बता दिया। कंप्यूटर का मतलब ताज़ा हवा का रास्ता जो इस नक्शे में मौजूद है। लॉरा ने जवाब दिया। ठीक है, अब सामान और कार वगैरह उनका क्या होगा? जूलिया ने कहा। आइए मेरे साथ, इस होटल के ऊपरी तरफ आपको सब कुछ मिल जाएगा, लॉरा ने उठते हुए कहा और वो सब इसके साथ ही उठकर खड़े हो गए। होटल के ऊपरी तरफ वाकई ही एक बड़ी लैंड रोवर जीप मौजूद थी जिसके ऊपरी हिस्से में एक बड़ा सा स्याह रंग का बैग भी पड़ा हुआ था। लॉरा ने इस बैग को खोलकर इसमें मौजूद सामान की तफसील उन्हें बता दी और फिर जूलिया ने इजाज़त लेकर वो वापस चली गई, जबकि जूलिया और उसके साथी जीप में सवार होकर ऊपरी तरफ मेन रोड पर पहुंचे और फिर तेज़ी से नवाही इलाके बारकी की तरफ बढ़ते चले गए। ड्राइविंग सीट पर सफदर था जबकि साइड सीट पर जूलिया और ऊपरी सीटों पर कैप्टन शकील के साथ जोसेफ और जवाना मौजूद थे। Like, comment, share, press the bell icon